हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 का विज्ञान चैप्टर नंबर 2 रेशों से वस्त्र तक। इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो कि अभ्यास प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। पहला प्रश्न है, उन धारण करने वाले जंतु हैं जहाँ से हमें ऊन प्राप्त होता है, वो कौन कौन से जंतु हैं, उनके यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं जिसको आपको जहाँ पे जो सही होगा उसको सामने आपको सही का निशान लगाना है। पहला दे रखा है ऊँट तथा याक। तो ऊँट के अंदर होता है, याक के अंदर आपको दोनों पता है। दूसरे में क्या है, एल्पेका तथा लामा। इनके इसके शरीर में भी ऊन पाया जाता है। अगला है अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। तो आपको मालूम होगा वहाँ पे कश्मीरी जो शॉल होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, जो मिलते हैं कहीं ना कहीं यहीं से प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ऊन धारण करने वाले जंतु होते हैं ये सभी क्या हैं, उपरोक्त में से सभी हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर ख, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, जबकि चौथा है अपमार्जक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि शाकाहारी। ये कैसे होते हैं, जो भेड़ होते हैं और जो रेशम के कीट होते हैं वो आपके शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो जो भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोला जाता है अभिमार्जक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, रेशम है, रेशम क्या है। तो पहला ऑप्शन है मानव निर्मित रेशे, दूसरा है पादप रेशे, तीसरा है जंतु रेशे, या उसमें से उपरोक्त में से सभी। तो जो रेशम होता है कहीं ना कहीं हमें शहतूत के पेड़ों पे जो रेशम के कीड़े होते हैं उससे प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं जंतु होते हैं जिससे हम इसको कह सकते हैं, यानी ये जो रेशम होता है वो हो सकता है जंतु रेशे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, ऊन समानता पालतू भेड़ों के त्वचीय खाली स्थान था वहाँ पे किससे प्राप्त होता है, यानी खाली स्थान में को क्या बनना होगा, बालों से। यानी जो ऊन में प्राप्त होता है समानता कहाँ से प्राप्त होता है, भेड़ों के जो त्वचीय बाल होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। उनके रेशों के बीच वायु रुककर उष्मा की यहाँ पे खाली स्थान था को इसका कार्य करती है। यानी कि जो हमारा ऊन होता है उनकी रेशे क्या करती हैं, जो वायु होती है उनका क्या करता है, रोक देती हैं। रोकने से क्या होता है, यानी कि कुचालक होती हैं, यानी कि प्रवेश नहीं करने देती हैं। तो सुचालक क्या होता है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक प्रवेश करने दे, यानी कि स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को प्रभावित होने दे, उसको हम बोलते हैं सुचालक। जबकि कुचालक क्या होता है, वो हमेशा वहाँ पे रोक दे, उसके आगे वो ट्रांसफर ना होने दो, उसको हम बोलते हैं कुचालक। तो जो उनके रेशों के बीच वायु होती है रुककर उसमें कुचालक का कार्य करती है, यानी कि उष्मा को आगे नहीं निकलने देती है, उष्मा को वहीं पर रोकी रहती है। इसलिए हम ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं कि जो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उष्मा रोधी हो, यानी उष्मा की कुचालक हो, उसको आगे ना बढ़ने दें। अगला प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रेशम कीट आपका पालन होता है किसके अंतर्गत आता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार होता है पीसी कल्चर आपसे पूछा जाता है, तो पीसी कल्चर में आप मत्स्य पालन यानी कि मछली के पालन में बात करते हैं। विटीकल्चर अगर पूछा जाता है तो अंगूर पालन में। इसी प्रकार से और भी होते हैं, पोमिलॉजी और कई इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान में रखते चलते, यानी आपको ध्यान में रखते रहना है कि कौन सा पालन आपका कौन सा विज्ञान उसके क्षेत्र में किस नाम से उसको जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर घ, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना को क्या कहते हैं। तो जो प्यूपा आपका होता है उसके जो चारों तरफ से जो स्रावित पदार्थ होता है उस लिपटी संरचना को क्या बोला जाता है, उसको कोया या कोकून कहते हैं उसको।
तो खालिस्तान में क्या बनेंगे, कोया या कोकून। अगला है रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो जो रेशम उद्योग में कार्य करते हैं वो जो कारीगर होते हैं किस जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं, उसका नाम है, यहाँ पे आपको खालिस्तान में भरना था, उसका नाम है एडेक्स, यानी कि इसका नाम है एडेक्स नामक जीवाणु जो था उससे संक्रमित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, सही कथन के आगे हमें सही का निशान और गलत के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर का, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पश्मीना नामक उनकी जो सालें किस बकरी से बनाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कश्मीरी जो बकरी होती है उनके जो बाल होते हैं उससे हम पश्मीना नामक के पश्मीना ऊन की सालें बनाते हैं। बहुत ही महंगी भी होती है आपकी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं, बहुत ही गर्म करने वाली होती हैं। तो इसका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसके सामने हम राइट सही का निशान लगाएंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ऊन प्राप्त करने के लिए हमेशा आपके जो भेड़ के बाल है वो जाड़े के मौसम में काटे, जब भी बढ़ जाते हैं उनके बाल को काट दिया जाता है। तो यानी इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। तो अच्छी नस्ल की जो भेड़ अगर जन्म देने के लिए क्या करते हैं, मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। बिल्कुल सही है, इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। अगला है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबले पानी में डाल दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमें सिल्क का धागा प्राप्त करना होता है तो जो प्यूपा होता है उसको वयस्क होने, यानी कि जो कीट वयस्क कीट बनने से पूर्व क्या करते हैं, उस कोकून को हम उबलते पानी में डाल देते हैं। अगला है, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलता है। तो जो प्यूपा होता है रेशम कीट के अंडे से नहीं निकलता है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। यानी स्तंभ का यहाँ पे दे रखा है आपको, इधर दे रखा है स्तंभ खा। पहला दे रखा है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन क्या होता है कि काटी गई ऊन की सफाई करना हमारा क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो काटी गई ऊन की सफाई अगर करना होता है उसके किसके अंतर्गत आता है, अभिमार्जन के अंतर्गत आता है। दूसरा है खा वाला कोकून। कोकून क्या होता है, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है, यानी कि जो कोकून का कार्य क्या होता है, रेशम के रेशे उत्पन्न करने का काम करता है। याक क्या होता है, याक ऊन देने वाला जंतु है। शहतूत की पत्ती, यहाँ पे क्या कौन रहते हैं, रेशम के कीटों का भोजन होता है। जो शहतूत की पत्ती होती है वो क्या होता है कि रेशम के जो कीट होते हैं उनका भोजन का कार्य होती हैं, उनका उपयोग करती है भोजन के रूप में। रीलिंग क्या होता है, रीलिंग आपका रेशम के रेशे का संसाधन है, यानी कि रेशम के जो रेशे का उसका संसाधन क्या है, रीलिंग है। इस प्रकार से आपको इसका मिलान कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊन किसे कहते हैं, उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो आपको मालूम होता है, उत्तर में लिखेंगे समानता। भेड़ की त्वचा से बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए ऊन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे समानता। भेड़ के त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखें। तो कौन कौन सी जो भारतीय नस्ल हैं भेड़ों की उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको ध्यान में रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी जो है, इनसे कुछ भारतीय नस्लें हैं जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है। पहला तो कश्मीरी बकरी और अंगोरा बकरी, आपको इस दोनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखेंगे, भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनकी अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनन के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी कि भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनकी अच्छी नस्लों की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं।
जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? तो जब इसमें जाड़े का मौसम चल भी रहा है, आप जानते हैं, तो अगर आप जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गर्मी महसूस होती है और हमको ठंड नहीं लगती है। तो इसमें लिख सकते हैं उत्तर में, ऊनी रेशों के बीच वायु जो होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप जो है स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। तो जो ऊनी जो वस्त्र होते हैं उसके अंतर्गत वो जो उनके अंदर वैकेंट स्थान होते हैं, उस वैकेंट स्थान पे कहीं ना कहीं जो वायु होती है वो रुकी रहती है। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा अगर अंदर हम कपड़े पहन देते हैं, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उन रेशों के माध्यम बीच से आगे निकल नहीं पाता और हमारा टेम्परेचर जो होता है स्थिर बना रहता है, जितना टेम्परेचर हमारे बॉडी का रहता है। तो इससे हमें क्या होता है कि हमें ठंडी नहीं लगती है और हमें गर्मी महसूस होती है और हमें आरामदायक भी लगता है। इस प्रकार के वस्त्र हैं। प्रश्न नंबर अगला है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबालते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री से 97 डिग्री तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का जो चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो आपका कोकून के चारों ओर लिपटा हुआ जो प्यूपा होता है, चिपचिपा जो पदार्थ होता है, उसको हमें अलग करने के लिए और जो रेशम के रेशे होते हैं उसको पृथक करने के लिए हम उसको उबलते हुए पानी में डालते हैं। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशों के नाम लिखिए। तो जो रेशम कीट से हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग किस्म की रेशे प्राप्त होती हैं, उन रेशों के हमें नाम लिखने हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है उत्तर में, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त रेशे। पहला है टसर रेशम, दूसरा है मांगा रेशम, तीसरा है कोसा रेशम, चौथा है एरी रेशम। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे रेशे दे रखे हैं, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। टसर रेशम, मांगा रेशम, कोसा रेशम और एरी रेशम। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखें। तो ऊन और रेशम के क्या क्या उपयोग होते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे, ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, जबकि रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। तो जो हमारे पैरासूट होते हैं और रेशमी वस्त्र होते हैं किससे बनाए जाते हैं, रेशम से बनाए जाते हैं, जबकि ऊन से हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं, बनाते हैं और उसको कंबल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कंबल या शॉल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, भेड़ की रेशों को ऊन में संसाधित करने के लिए विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो जो भेड़ की रेशे होते हैं उनको ऊन में किस प्रकार से संसाधित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, कौन कौन से चरण यहाँ पे अपनाए जाते हैं, उनको हमें यहाँ पे लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के लिए विभिन्न चरण उपयोग में किए जाते हैं। पहला चरण यहाँ पे दे रखा है, भेड़ के बालों की कटाई मशीन द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो कि सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। तो जो भेड़ के जो बाल होती है उसकी कटाई किसके माध्यम से की जाती है, मशीनों के माध्यम से की जाती है और सामान्यतः कब किया जाता है, गर्मी के मौसम में किया जाता है। दूसरा चरण क्या है कि अब जब हम कटाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हमें धुलाई करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलते हैं अभिमार्जन। यानी अभिमार्जन कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण क्या होता है, छटाई। अभिमार्जन के बाद क्या करते हैं, रेशों की छटाई होती है, जिसमें से अच्छे रेशेदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। अगला चरण है चौथा चरण में है कताई। अब क्या करते हैं, अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में उसकी कताई की जाती है। चरण नंबर 5 है, अब उसका कलर भी हम दे सकते हैं। चरण नंबर 5 में क्या करेंगे, रंगाई। यानी भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों से रंगाई भी की जाती है। चरण नंबर 6 है ऊनी धागा बनाना, यानी कि इसको हम बोलते हैं हंगाई के बाद इन
सॉरी यहाँ पे रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उसमें ऊनी धागा बनाया जाता है। अब क्या करते हैं, चौथे चरण में क्या करते हैं, उनको क्या कह दिए, जो रंगाई होने के बाद क्या किए, वो उसको हम ऊनी धागा के रूप में उपयोग कर लिए, उसको बना लिए। इस प्रकार से यहाँ पे 6 चरण दे रखे थे। इन 6 चरणों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।